नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेकी ट्यूजडेज हिंदी के एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट एस रवि कुमार। टेकी ट्यूजडेज एक साप्ताहिक शो है जहां मैं आपके टेक और करियर से जुड़े हुए सवालों के जवाब देता हूं। यदि आपको मेरे ये जवाब पसंद आते हैं या मेरे चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। आज का पहला सवाल सुधांशु त्रिवेदी का है। वो पूछते हैं, कैन यू प्लीज लेट मी नो द टॉप 5 वेब फ्रेमवर्क्स इन विच प्रोफिशिएंसी इज हाईली डिमांडेड बाय द कंपनीज। यानी कि वो 5 ऐसे वेब फ्रेमवर्क्स के बारे में जानना चाहते हैं जिनकी एक्सपर्टाइज आज की डेट में कंपनीज में बहुत ज्यादा डिमांड में है। सुधांशु, पर्सनली मैं इस चीज पे बिलीव नहीं करता, या मैं ये कहूँ कि मैंने अभी तक इस बारे में कोई कंटेंट नहीं बनाया या कोई रिसर्च नहीं किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये एक तरीके से जस्ट जो हाइप क्रिएट करने का जो तरीका होता है कि इस तरह के वीडियो बनाना कि टॉप 5 लैंग्वेजेस, ये टॉप 5 फ्रेमवर्क्स वगैरह वगैरह, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये एक तरह के हाइप हैं और एक तरह से ये कहें कि कंटेंट क्रिएटर्स के लिए और जो मीडिया हाउसेज हैं उनके लिए बेसिकली एक न्यूज़ क्रिएशन का एक मैकेनिज्म है। अब ये कहेंगे कि जैसे मैं इसी वीडियो का शॉर्ट जो है अगले साल 2023 में निकालूंगा कि टॉप 5 वेब फ्रेमवर्क्स फॉर 2023। ऑफ कोर्स मुझे भी करना पड़ेगा, क्योंकि भैया एक तरीके से जब सारे यूट्यूबर बन जाते हैं या जो यूट्यूब में आते हैं उनको ऑब्वियसली व्यूज़ और लाइक्स और इन सब के लिए इस तरह का कंटेंट बनाना पड़ता है। बट पर्सनली मेरे ख्याल से अगर आप फ्रेशर हैं तो आप अपने दूसरे पैरामीटर्स भी चेक कीजिए कि लॉन्ग टर्म किस टेक्नोलॉजी में आप रहना चाहते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी के साथ आप ज़्यादा वेल वर्स्ड हैं, किस में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, उसके हिसाब से कीजिए। जनरली जो टॉप 5 टेक्नोलॉजीज़ हैं वो मीडिया जो है वो अपने हिसाब से मैनिपुलेट करता रहता है, लेकिन जो एक्चुअल अगर आप सर्वेज या डेटा वगैरह देखेंगे तो जनरली जो टॉप 5 टॉप 10 टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो लगभग सेम ही रहती हैं। सो मैं अपना एक्सपीरियंस, अपने पिछले 18-20 साल का जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर, जो मैंने थोड़ा बहुत मार्केट रिसर्च किया है उसके बेसिस पर, प्लस स्टैक ओवरफ्लो के पिछले 5 साल के डेटा के बेसिस पर, जो टॉप पेइंग जो लैंग्वेजेस हैं या फ्रेमवर्क्स हैं उनका डेटा, उनके डेटा के बेसिस पर मैं अपने पसंद के 5 फ्रेमवर्क्स आपको जो बताता हूं, क्योंकि वो फ्रेमवर्क जो हैं वो पिछले 5 साल से तो मैंने देखा ही है। मैं लिंक भी दे दूंगा, जो सर्वे का आपका स्टैक ओवरफ्लो के सर्वे का जो लिंक है, जो कंसोलिडेटेड लिंक है जहां पर कि उन्होंने सारे पुराने सर्वेज भी दिए हुए हैं, उन सब का जो लिंक मैं दे दूंगा और साथ साथ जिस फ्रेमवर्क के बारे में बताता जाऊंगा साथ में मैं आपको उनके स्क्रीनशॉट्स में भी दिखाऊंगा आपको कि वो किस लेवल पर है और कहां पर है। आप देख सकते हैं कि वो टॉप 5 या टॉप 10 जो पिछले 4-5 साल से 2018 से लेकर के 2022 तक वो टॉप 5 हाईएस्ट पेइंग जॉब में से एक रहे हैं। सो आप उनमें से जो भी हैं वो चूज़ कीजिए और अपने हिसाब से उन टेक्नोलॉजीज़ में काम करने के बारे में, अपना करियर बनाने के बारे में सोचिए, प्लान बनाइए। और ऑफ कोर्स ये आंसर जो है वो मेनली उन लोगों के लिए है जो कि आईटी में अपना करियर बनाने जा रहे हैं, यानी कि जो बिगिनिंग ऑफ द करियर में है, जो अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर, इस तरह के इंजीनियरिंग कॉलेज में है। स्पेशली ऐसे जो कि खुद से अपना लैंग्वेज चूज़ करना चाहते हैं वो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस में ये भी होगा कि अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं और आपका पैशन इस तरह का नहीं है, प्रोग्रामिंग आपका पैशन नहीं है, आप कॉलेज प्लेसमेंट के भरोसे रह रहे हैं, तो आपको ये वीडियो या ये टेक्नोलॉजीज जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू जिस भी कंपनी में जाएंगे वो कंपनी जिस चीज़ पे काम करती है, जिस टेक्नोलॉजी पे काम करती है, उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपको ट्रेन करेगी। लेकिन यदि आप खुद से अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं, अपना अलग ब्रांड बनाना चाहते हैं, उस हिसाब से अगर आप अभी से काम करना चाहते हैं तो एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं या फ्रेमवर्क चूज़ कर सकते हैं। और उस हिसाब से मैं आपको ये टॉप 5 टेक्नोलॉजीज़ या टॉप 5 वेब फ्रेमवर्क्स के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहला जो वेब फ्रेमवर्क है, जो प्रीटी ऑब्वियस है क्योंकि आप मेरे चैनल पर हैं और मैं हमेशा .NET टेक्नोलॉजी को प्रमोट करता हूं, तो ऑब्वियसली मैं जो पहला टेक्नोलॉजी की बात करूंगा वो होगा ASP.NET।
सो ASP.NET जो आपका वेब फ्रेमवर्क है, उससे आप किसी भी तरह का वेब एप्लीकेशन या वेब API या वेबसाइट, किसी भी तरह का वेब एप्लीकेशन, आप बेसिकली वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। इवन API सर्विसेज, रेस्ट सर्विसेज, gRPC सर्विसेज, हर तरह के जो वेब एप्लीकेशन बनाने की जो कैटेगरी है, वेब फ्रेमवर्क जिसे हम कहते हैं, सो ASP.NET जो है वो अपने आप में एक कंप्लीट वेब फ्रेमवर्क है। स्पेशली ASP.NET Core, क्योंकि ASP.NET Core जो है वो आपका क्रॉस प्लेटफॉर्म भी है। ASP.NET Core जो है आपका डॉकर सपोर्ट भी करता है। आप क्लाउड नेटिव फ्रेमवर्क है जो आप क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन बना सकते हैं, बीट वेब एप्लीकेशन या आपका जो वेब API है, कुछ भी आप क्लाउड नेटिव बना सकते हैं। सो ASP.NET Core, चूँकि आप मेरे चैनल पे देख रहे हैं, .NET रिलेटेड चैनल पे देख रहे हैं, और मेरा पर्सनल फेवरेट है .NET फ्रेमवर्क, सो ASP.NET Core को मैं नंबर 1 दूंगा। लेकिन अब इस चीज़ को बैक करने के लिए मैं आपको डेटा भी देता हूं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मेरे पसंद के भरोसे आप नहीं जाएंगे, आपको डेटा भी चाहिए। सो अगर हम डेटा की बात करें तो पिछले 5 साल में 2018 से लेकर के 2022 तक में आपका जो C# या .NET या जो आपका .NET Core है, ये आपके टॉप 5 या टॉप 10 जो है हाईली पेइंग जॉब्स में आता है। अगर हम सिर्फ ASP.NET Core की बात करें तो आप स्टैक ओवरफ्लो का डेटा देखिए। उनके डेटा में, मैं स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा होगा कि 2021 में आपका जो ASP.NET Core की जो मीन सैलरी है, एवरेज मीन सैलरी जो था वो $70,000 के करीब था, और जो आपका 2022 में जो है वो आपका 80-90 हज़ार के करीब पहुंच गया है। आई थिंक 2022 में आपका $70,000 पहुंच गया है, और 2021 में जो था वो $56,000 के करीब था ग्लोबली, या आई थिंक ये ग्लोबली की बात कर रहे हैं, हाँ शायद ये ग्लोबली की बात कर रहे हैं। सो टॉप पेइंग टेक्नोलॉजीज में, और 2021 में ASP.NET Core 3rd नंबर पर था, 2022 में वो 7th नंबर पर आ चुका है। इसी तरीके से अगर मैं लैंग्वेजेस की बात करूं, क्योंकि ASP.NET Core में आपका C# लैंग्वेज यूज होता है, तो C# लैंग्वेज जो है वो आपका 2018, 2019, 2020 तीनों में टॉप पेइंग टेक्नोलॉजीज है, उसमें ऑलमोस्ट 8वें, 10वें, 7वें, 6ठे इस तरह के नंबर पर आ रहा है। आप चाहे तो, मैं जैसे मैंने आपको बताया, मैं आंसर में आपको लिंक भी दे दूंगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक पे जाकर के सर्वे में आप खुद भी देख सकते हैं। और .NET जो है वो अपने आप में एक पूरा मैच्योर फ्रेमवर्क है। सो अगर आप ASP.NET सीखते हैं, तो ASP.NEट सीखने के लिए बेसिकली पहले आपको .NET फ्रेमवर्क और C# सीखना पड़ेगा। और अगर आप .NET फ्रेमवर्क और C# सीखते हैं तो ना सिर्फ आप वेब एप्लीकेशन, बल्कि आप दूसरे तरह के एप्लीकेशन बनाने के लिए भी कैपेबल हो सकते हैं। कल को आप मोबाइल डेवलपमेंट में मूव कर सकते हैं, या आप डेस्कटॉप डेवलपमेंट में मूव कर सकते हैं, IoT, मशीन लर्निंग, किसी भी तरह की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। यही रीज़न है कि मैं ऑब्वियसली जो ASP.NET फ्रेमवर्क को कहूँगा कि नंबर 1 फ्रेमवर्क है आज की डेट में, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है, ऑब्वियसली मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो थोड़ा सा बायस रहेगा, लेकिन अपने बायसनेस के साथ में मैंने आपको डेटा भी प्रोवाइड कर दिया कि ये किस तरह से हाई पेइंग है। और पिछले 20 साल से ये फ्रेमवर्क है, .NET फ्रेमवर्क पिछले 20 साल से है, जो आपका .NET Core फ्रेमवर्क है पिछले 8 साल से है, 6 साल, 2016 में आया था, 2018 5 और आपका 7 साल से है। सो काफ़ी अच्छा, काफ़ी ग्रोइंग फ्रेमवर्क है। सो पहला फ्रेमवर्क जैसे मैंने कहा आपका ASP.NET Core है। दूसरा फ्रेमवर्क जो है वो है जावा। सो जावा में स्पेसिफिकली स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट, ये भी मेरे को इंटरनेट के रिसर्च के थ्रू ही पता चला है, और स्टैक ओवरफ्लो के सर्वे में सच बताऊं तो मुझे इसका डेटा नहीं मिला है। लेकिन मैं पर्सनली जो मैं अपना रिसर्च देखा है, या जो मैंने कंपनी के जॉब पोर्टल्स वगैरह में देखे हैं, क्योंकि जावा में बहुत पहले से आपके .NET के साथ भी यही है कि .NET में बहुत सारे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के एंटरप्राइज एप्लीकेशंस बने हुए हैं। उसी तरीके से जावा में भी बहुत पहले के आपके एंटरप्राइज एप्लीकेशंस बने हुए हैं, जिनको मेंटेन करने के लिए डेवलपर्स की ज़रूरत हमेशा रहती है। बिकॉज पहले क्या था, टिल 2016 या 2017 तक, जब तक .NET Core नहीं आया था, .NET के जो वेब एप्लीकेशन हुआ करते थे उनके लिए विंडोज़ की रिक्वायरमेंट होती थी। सो ज़्यादातर लोग क्या करते थे कि फ्रंट एंड तो आपका ASP.NET वेब फॉर्म्स वगैरह में बनवाते थे, लेकिन बैक एंड जो बनवाते थे वो जावा में बनाते थे। मैंने भी 1-2 कंपनीज के साथ जब काम किया, उनके बैक एंड के जो APIs वगैरह थे वो सारे के सारे जावा में लिखे हुए थे, क्योंकि जो एक्सपीरियंस उनके डेवलपर्स थे या जो उनके आर्किटेक्ट्स थे वो सारे जावा के एक्सपर्ट्स थे। प्लस
जो आपका होस्टिंग सर्विसेज थी, क्योंकि उनकी बड़ी बड़ी सर्विसेज थी, बड़ा डेटाबेस हैंडल करना होता था, सो उनको सस्ते में जो लिनक्स होस्टिंग पड़ती थी, जो कि सस्ती पड़ती थी, इस वजह से बहुत सारे लोगों ने जो है वो जावा पे काम किया और जावा के बैकएंड्स वगैरह बनाए हुए हैं। सो इंडस्ट्री में आपको जावा के बैकएंड्स बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। सो जावा में अभी करंटली शायद स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। सो जावा इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप 5 वेब फ्रेमवर्क्स टू वर्क ऑन। तीसरा जो फ्रेमवर्क है वो है रूबी ऑन रेल्स। रूबी ऑन रेल्स, हालांकि इंडिया में मैंने इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा जॉब्स नहीं देखे हैं, लेकिन स्टैक ओवरफ्लो के सर्वे में टॉप हाईएस्ट पेइंग जॉब में रूबी ऑन रेल्स जो है वो पिछले 2 साल से नंबर 1 रहा है। सो रूबी ऑन रेल्स के डेवलपर्स की सैलरी जो है टॉप हाईएस्ट पेइंग जॉब है, उसकी मतलब आपकी जो सैलरी 2022 में है दैट इज़ अराउंड $77,000 पर ईयर के करीब की सैलरी है। सो इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब रूबी एंड रेल्स जो आपका वेब फ्रेमवर्क है। और मैंने रूबी एंड रेल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं देखे हैं, लेकिन काफ़ी सारे कंपनीज प्रोडक्ट्स वगैरह बनाती हैं रूबी एंड रेल्स के ऊपर। मेरा एक फेवरेट वेबसाइट है इंडी हैकर्स, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर वेबसाइट्स है आपके फ्रीलांसर में या आपके इंडी हैकर्स में। इंडी हैकर वेबसाइट भी आपका रूबी एंड रेल्स पे बना हुआ है। सो इसके अलावा और भी बहुत लोगों ने बहुत सारे वेबसाइट जो है वो रूबी एंड रेल्स पे बनाया हुआ है। इंडिया में इसके रूबी एंड रेल्स के जॉब्स थोड़े से कम हैं, लेकिन अगर आप आउटसाइड इंडिया मूव करना चाहते हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से रूबी एंड रेल्स जो है वो काफ़ी अच्छा, काफ़ी हाई पेइंग जॉब है और काफ़ी लोग, काफ़ी इंडस्ट्री जो है वो इसको यूज़ करते हैं। चौथे नंबर का फ्रेमवर्क है Node.js। सो Node.js जो है वो पिछले 4-5 साल से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी में आ गया है। वो आपका वेब सर्विस या बैकएंड वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है, प्लस फ्रंट एंड में भी यूज़ होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग Node.js जो वो बैकएंड के लिए यूज़ करते हैं। Node.js, Deno, Next.js, ये 3 जो ऐसे फ्रेमवर्क है जो कि अभी उभरते हुए फ्रेमवर्क्स हैं और ऑब्वियसली कंपनीज इसके ऊपर काम कर रही हैं, कंपनीज इसके ऊपर प्रोडक्ट बना रही हैं। ज़्यादातर जो आपके फुल स्टैक डेवलपर्स की जो डिमांड आती है वो इन्हीं जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स में आती है, चाहे Node.js हो, चाहे Deno हो, चाहे Express.js हो। सो इस तरह के जो 3-4, ये जो 3-4 मैं जावास्क्रिप्ट, इन तीनों चारों जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क को, Next.js, Node.js, Deno, Express, इन चारों जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क को एक सिंगल में डाल रहा हूँ, एक सिंगल उसमें डाल रहा हूँ, बिकॉज इसमें अब प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। अब एप्लीकेशन, एंटरप्राइज एप्लीकेशंस लोग इसमें बना रहे हैं पिछले 1-2 साल से या 3 साल से। सो ये जो बन जाएंगे तो बनने के बाद ऑब्वियसली इनको मेंटेन करना पड़ेगा। सो ऑलमोस्ट अगले 5 या 10 साल तक तो ये टेक्नोलॉजीज कहीं नहीं जाने वाली, स्पेशली Node.js या Deno हो गया या Express हो गया, ये कहीं नहीं जाने वाले, बिकॉज ये जो बने हुए हैं उनको ऑब्वियसली इतनी जल्दी कोई चेंज नहीं करेगा अनलेस एंड अनटिल कोई क्रैशिंग चीज़ ना आ जाए तो। सो ये भी काफ़ी प्रॉमिसिंग है, इस वजह से आप इसमें भी, इसके बारे में भी देख सकते हैं, इन फ्रेमवर्क्स को भी देख सकते हैं। 5वां जो वेब फ्रेमवर्क है मेरे हिसाब से दैट इज़ योर PHP। सो PHP जो है वो ऑब्वियसली 5वां मैंने रखा है, लेकिन PHP आपका जो है वो एवरग्रीन वेब फ्रेमवर्क है। PHP हालांकि स्टैक ओवरफ्लो के टॉप 10 में 2018 या 2021 और 2022 में नहीं आया है, लेकिन 2018-19 जहाँ पर कि वो टॉप पेइंग लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं, वहाँ पर PHP हर एक में आया हुआ है। PHP जो है आपका, एक टाइम ऐसा था जब PHP के लिए ये बोला जाता था कि PHP का डेवलपर कभी भी भूखा नहीं सोएगा, बिकॉज PHP जो है वो छोटी छोटी कंपनीज, स्टार्टअप, फ्रीलांसर्स, ये सारे यूज़ करते हैं। सो PHP वर्ल्ड में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप फ्रीलांसिंग में जाना चाहते हैं तो PHP इज़ द फ्रेमवर्क टू गो, क्योंकि PHP में आपका वर्डप्रेस बना हुआ है। मोस्ट ऑफ द लोग जो वेबसाइट्स वगैरह की शुरुआत करते हैं वो वर्डप्रेस से ही करते हैं। इनफैक्ट आपका कई सारे लोग जो हैं, जो आज की डेट में भी अपना ई-कॉमर्स वेबसाइट वगैरह जो है वो वर्डप्रेस में बनाते हैं, और वर्डप्रेस का सारा जो आपका मेंटेनेंस का जो काम होता है वो सारा आपको PHP में करना होता है। अगर आप मेजेंटो की बात करें, जो सबसे पॉपुलर अभी आपका ई-कॉमर्स बनाने का जो प्लेटफॉर्म है, कम्युनिटी है, वो भी आपका जो है वो PHP बेस्ड है। सो PHP का नॉलेज वहाँ पर भी यूज़ होगा। सो अगर आप फ्रीलांसिंग में जाना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म इसमें जाना चाहते हैं, आपके डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, तो PHP भी जो है वो एक काफ़ी अच्छा फ्रेमवर्क माना जाएगा। सो 5th नंबर पर मैं दूंगा PHP को। तो मेरे ख्याल से ये टॉप 5 वेब फ्रेमवर्क्स हैं जिनके बारे में आपको 2023 में सीखना चाहिए या सीखने का प्लान करना चाहिए यदि आप वेब डेवलपमेंट में आना चाहते हैं तो, बिकॉज इनका फ्यूचर काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। ये
काफ़ी दिनों से हैं मार्केट में और काफ़ी दिनों तक रहेंगे। सो ये हमेशा ऐसा नहीं है कि हर साल चेंज होता रहेगा, इसमें हर साल मैं कुछ ना कुछ एडिशन करूंगा। 2023 के लिए तो यही 5 हैं, दैट इज ASP.NET कोर, नंबर 2 पे आपका जावा, स्प्रिंग बूट और स्प्रिंग, नंबर 3 पे रूबी एंड रेल्स, नंबर 4 पे नोड जेएस, डेनो, नेक्स्ट जेएस एंड एक्सप्रेस जेएस, एंड नंबर 5 पे है आपका PHP। सो ये 5 आपके वेब फ्रेमवर्क्स हैं जिनके बारे में अगर आप वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं 2023 में, तो इनमें से किसी एक को पकड़िए, इनमें से किसी एक को सीखिए और सीख करके अपना करियर आप वेब डेवलपमेंट में बना सकते हैं। और यदि आप ASP.NET कोर और .NET फ्रेमवर्क को चूज करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज मैं .NET रिलेटेड कंटेंट आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। अगला सवाल प्रसन्ना का है। वो पूछते हैं, शैल आई चेंज माई करियर फ्रॉम .NET डेवलपर टू एप्रीसो डेवलपर हु इज हैविंग 7+ years ऑफ एक्सपीरियंस इन .NET। यानी कि इनको 7 साल का .NET का एक्सपीरियंस है और ये जानना चाहते हैं कि क्या इनको .NET डेवलपर से एप्रीसो डेवलपर की तरफ मूव कर जाना चाहिए, अपने करियर को चेंज करना चाहिए। प्रसन्ना, क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है कि .NET में आपका फ्यूचर नहीं है? देखिए, जिनको नहीं पता एप्रीसो क्या है, एप्रीसो बेसिकली एक ऑटोमेशन फ्रेमवर्क है और सच बताऊं तो इसके बारे में पता भी मुझे प्रसन्ना के सवाल से ही चला। मुझे इसके बारे में बिल्कुल पहले कुछ भी नहीं पता था। सो मैं बस इसका वेबसाइट ही देखा, एप्रीसो डेवलपर मैंने सर्च किया, गूगल सर्च किया और जो वेबसाइट आया एप्रीसो डेवलपर के लिए, सो ये कोई कंपनी है जो कि एप्रीसो के ऊपर काम करती है, ऑटोमेशन फ्रेमवर्क्स वगैरह बनाती है और एप्रीसो जो है वो इनका इंटरनल फ्रेमवर्क है, काइंड ऑफ प्रोप्राइटरी फ्रेमवर्क बोल सकते हैं। इसके बारे में और ज़्यादा मुझे नॉलेज पता नहीं है, सो मैं और ज़्यादा डिफाइन नहीं करूँगा इसको और ज़्यादा वो नहीं करूँगा। लेकिन प्रसन्ना, आपके लिए मैं बता दूं कि .NET और एप्रीसो में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जितना मुझे वेबसाइट देख करके लगा कि एप्रीसो जस्ट एक ऑटोमेशन फ्रेमवर्क है, आपका वो RPA की तरह है। RPA हो गया, ऑटोमेशन एनीवेयर हो गया। आई माइट बी रॉन्ग, बट जो उनके वेबसाइट से जैसा मुझे लगा मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। सो वो जस्ट एक आपका सिंपल एक नॉर्मल फ्रेमवर्क है जो कि एक पर्टिकुलर डोमेन से रिलेटेड है। आपका वो कंप्लीटली हर तरह के एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज नहीं होता। अगर आप .NET पे एक्सपीरियंस, आपको 7 साल का एक्सपीरियंस है और अगर वाकई में आपको अच्छा एक्सपीरियंस है .NET पे, तो आप .NET पे किसी भी तरह का एप्लीकेशन बना सकते हैं। सो ये डिसीजन लेना कि आपको .NET में ही रहना है या आपको एप्रीसो डेवलपर बनना है, ये आपका अपना पर्सनल चॉइस है और वो इस बात पे डिपेंड करता है कि क्या आपकी कंपनी आपको एप्रीसो डेवलपर बनने के लिए बोल रही है, क्या वो सेम पैकेज दे रही है आपको और वहां पर सेम लेवल पर आपको एप्रीसो में मूव करवा रही है, तो मेरे ख्याल से आप सीख सकते हैं। बिकॉज इस तरीके से आप एक पॉलीगॉट डेवलपर बनेंगे, मतलब आप मल्टीपल टेक्नोलॉजीज के मालिक बनेंगे, मल्टीपल टेक्नोलॉजीज के ज्ञाता बनेंगे, सॉरी मालिक तो नहीं, ज्ञाता बनेंगे कि आप मल्टीपल टेक्नोलॉजीज के बारे में जानेंगे और आप अपने आप को बोल सकते हैं कि हाँ भाई मैं एक पॉलीगॉट डेवलपर हूँ। और मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि अगर आपकी कंपनी आपको बोल रही है तो ज़रूर सीखिए, लेकिन कंप्लीटली मूव मत कीजिए। साइड बाय साइड आप .NET वर्ल्ड में क्या हो रहा है उसके बारे में भी अपने आप को अप टू डेट रखिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एप्रीसो में मूव करने से पहले ये भी देखिए कि एप्रीसो की जॉब्स कितनी है। मैं जब एप्रीसो डेवलपर सर्च कर रहा था तो ऑफ कोर्स मैंने देखा कि नौकरी, गूगल और डिफरेंट वेबसाइट्स पे डिफरेंट एप्रीसो डेवलपर्स की आज की डेट में थोड़ी बहुत डिमांड है ज़्यादा, लेकिन ये डिमांड कितने दिन तक रहेगी, कैसी रहेगी, इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ऑब्वियसली फ्यूचर किसी ने नहीं देखा। लेकिन .NET जो है वो 20 साल से मार्केट में है, सो इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर। सो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि ये आपका पर्सनल चॉइस होना चाहिए। अगर आपकी करंट कंपनी आपको बोल रही है कि हाँ भाई एप्रीसो सीखो, हमारे पास क्लाइंट आ रहा है एप्रीसो डेवलपमेंट का और हम आपको पैकेज देंगे, आपको कुछ बेनिफिट देंगे, अगर वो कुछ बेनिफिट दे रहे हैं तब तो आप एप्रीसो सीखो। अगर कोई बेनिफिट नहीं दे रहे हैं तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि जॉब चेंज कर लो भाई। .NET के जॉब्स की मार्केट में डिमांड है अच्छी खासी। सो आपकी कंपनी अगर आपको एप्रीसो सिखा रही है और आप उसी कंपनी में रहना चाहते हैं तो एप्रीसो डेवलपमेंट की तरफ जाइए, मगर साथ साथ .NET में भी रहिए। लेकिन अगर आपकी कंपनी आपको नहीं सिखा रही है, आपको किसी ने ऐसे ही बोल दिया कि यार एप्रीसो डेवलपर की तो बहुत ज़्यादा डिमांड है, सो उस केस में आप एप्रीसो डेवलपमेंट में बिल्कुल मत जाइए। आप अपना जो .NET है उसी पे फोकस कीजिए, अपने .NET नॉलेज को इंक्रीज कीजिए और उसमें अपना ब्रांड बनाने के ऊपर ध्यान दीजिए। अगला सवाल जायद का है। जायद पूछते हैं,
व्हाट अपॉर्चुनिटीज डज मेटावर्स ब्रिंग टू ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए मेटावर्स में क्या अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। जायद, डेवलपर्स के लिए मेटावर्स में वही अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि हर नए जो आपका नया बज़वर्ड या नया डोमेन जो आता है उसमें है। दैट इज़ एक प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क सीखना या आपका एक डेवलपमेंट फ्रेमवर्क सीखना, प्लस खूब सारा काम और खूब पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। चलो मजाक एक तरफ, सीरियसली बताएं तो प्रोग्रामिंग जो नया टेक्नोलॉजी, नई प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क को सीखना वो होगा डेवलपर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ कोर्स, बिकॉज मेटावर्स का जैसे जैसे काम आएगा, मेटावर्स की डेवलपमेंट करने के लिए, आपके डिफरेंट मेटावर्स में चीज़ें बनाने के लिए डेवलपर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि मेटावर्स है क्या। विकीपीडिया का अगर हम डेफिनेशन पढ़ें तो विकीपीडिया के डेफिनेशन के हिसाब से मेटावर्स इज़ बेसिकली ए वर्चुअल वर्ल्ड। और आज की डेट में मेटावर्स को फेसबुक यानी मेटा के अलावा और जो कंपनीज है वो उतना ज़्यादा प्रमोट नहीं कर रही हैं। सिर्फ जो इसके बारे में सबसे ज़्यादा जो बुलिश जो कंपनी है दैट इज़ योर फेसबुक। और इसी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो मेटावर्स से दूर भी जा रहे हैं, बिकॉज उनको लगता है यार एक कंपनी के पास इसका कंट्रोल रखना जो है वो बहुत ज़्यादा सही नहीं है। हालांकि दूसरी कंपनीज भी अपने अपने हिसाब से अपने अपने मेटावर्स बना रही हैं, जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट भी जो है वो अपना होलोलेंस के थ्रू सारा कुछ कर रहा है। बिकॉज वीआर जो हम वर्चुअल रियलिटी या वर्चुअल वर्ल्ड जिसकी हम बात करते हैं, मेटावर्स यानी वर्चुअल वर्ल्ड, वो वर्चुअल वर्ल्ड की जो बात करते हैं उसमें जाने के लिए आपको आपके पास वीआर हेडसेट होना चाहिए, किसी न किसी तरह का वीआर हेडसेट, चाहे वो फेसबुक का ऑकुलस हो, चाहे वो आपका माइक्रोसॉफ्ट का होलोलेंस हो। हालांकि अभी आई डोंट नो कि इन दोनों में मच इंटरऑपरेबिलिटी है कि नहीं है, कि आप कोई ऐसा गेम या कोई ऐसी चीज़ या ऐसा कोई सॉफ्टवेयर जो कि दोनों पर चलता हो वो अभी अवेलेबल है कि नहीं है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा मेरे को क्लैरिटी नहीं है, बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा देखा नहीं है। लेकिन जितना मुझे लगता है थोड़ा बहुत ही है, बिकॉज ऑकुलस के डेमो वगैरह में मैंने देखा था कि शायद उन्होंने ऑफिस के एप्लीकेशंस को यूज़ करके दिखाया था। अब डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें कि मेटावर्स में डेवलपर के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, तो ऑफ कोर्स डेवलपर क्या करेगा, कोडिंग करेगा भाई, प्रोग्रामिंग करेगा। सो मेटावर्स प्रोग्रामिंग आपको सीखने, डेवलपर के लिए मेटावर्स में जो प्रोग्रामिंग की अपॉर्चुनिटीज़ है वो ऑफ कोर्स होंगी कि आपको जो 3D इंजन या वर्चुअल रियलिटी के जो फ्रेमवर्क्स हैं उनको सीखना होगा, जिसमें से कि जो दो सबसे ज़्यादा मेन है, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, वो है यूनिटी एंड अनरियल इंजन। सो C# डेवलपर अगर हैं आप तो ऑफ कोर्स आप यूनिटी सीख सकते हैं। C# यूनिटी जो है वो C# भी सपोर्ट करता है, .NET 6 में भी शायद माइग्रेट कर रहा है। अभी तो वो मोनो फ्रेमवर्क क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए मोनो और विंडोज़ के लिए आपका .NET फ्रेमवर्क यूज़ करता है, लेकिन या आई थिंक ओवरऑल हर जगह शायद वो मोनो फ्रेमवर्क ही यूज़ करता है, लेकिन वो .NET 6 में मूव कर रहे हैं। सो आपका यूनिटी जो है, अगर आप एक C# डेवलपर हैं तो बड़े आराम से आप यूनिटी में जा सकते हैं और वर्चुअल रियलिटी में जा सकते हैं। सो मेटावर्स में आपके लिए डेवलपर के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप C# डेवलपर हैं तो यूनिटी सीख करके मेटावर्स में काम कर सकते हैं। यदि आप C++ के डेवलपर हैं तो आपको अनरियल इंजन सीखना पड़ेगा, बिकॉज अनरियल इंजन आई थिंक C++ में काम करता है। इससे ज़्यादा मुझे अनरियल इंजन के बारे में नहीं पता है। सो आपको डेवलपर की अपॉर्चुनिटीज़ यही है कि आप जो ये वर्चुअल रियलिटी के जो एप्लीकेशंस हैं या फ्रेमवर्क्स हैं उनके बारे में सीखिए और डेवलप कीजिए। इसके अलावा अभी और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। अगर आप डेवलपर हैं तो आप मेटावर्स के टूल्स वगैरह बना सकते हैं और उन टूल्स को बना करके आप उन मेटावर्स के एप्लीकेशंस वगैरह में बेच सकते हैं। इस तरह की भी चीज़ें कर सकते हैं। आपको जो अब बाकी जो बिजनेस सेंस है वो चीज़ आपको देखना होगा एज मोर ऑफ एज ए रादर देन एज ए डेवलपर। आपको एज ए स्टार्टअप ओनर के तौर पे सोचना पड़ेगा कि क्या आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे, अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहेंगे, अपने एक्सपर्टाइज को इन्वेस्ट करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। लेकिन अगर आप जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आज की डेट में यूनिटी डेवलपर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो मेजरली गेम डेवलपमेंट में है, या अनरियल वालों की भी जो ज़्यादातर रिक्वायरमेंट है वो गेम डेवलपमेंट में है, और वो सारा गेम जो है वो आपका मेटावर्स या वर्चुअल रियलिटी के ही गेम्स हैं। अगला सवाल मेरे पिछले वीडियो के कमेंट सेक्शन पर है। पिछला वीडियो जो इस सैटरडे को मैंने रिलीज़ किया था वीकली डेवलपर न्यूज़ का, जिसमें कि मैंने रिप्लिट के घोस्ट राइटर के बारे में बताया था। सो उसी के ऊपर सवाल है योगेश का। योगेश पूछते हैं कि शुड वी C# प्रोग्रामर चेंज करियर पाथ बिकॉज ऑफ कोपायलट एंड रिप्लिट, यानी कि क्या C# प्रोग्रामर्स को
कोपायलट, गिटहब कोपायलट या रिपलिट के गोस्ट राइटर की वजह से अपना करियर पाथ जो है या जो जॉब है वो चेंज करना चाहिए? योगेश, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो गिटहब कोपायलट है या रिपलिट का जो गोस्ट राइटर है, ये दोनों प्रोग्रामिंग या कोडिंग असिस्टेंट्स हैं। सो इनके नाम में ही असिस्टेंट है। सो ये खुद से कोई कुछ काम नहीं करने वाले, खुद से अपना कुछ भी डेवलप नहीं करने वाले, ये प्रोग्रामर को गाइड करने के लिए बनाए गए हैं। और अगर आपकी कंपनी ये आपको अलाउ करती है, इनका यूजेस आपको अलाउ करती है, तो ऑफ कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल ही है। आपकी जो प्रोग्रामिंग जो है वो प्रोग्रामिंग स्ट्रेंथ है उसको और ज़्यादा अच्छा करेंगे और ज़्यादा बढ़ाएंगे, बिकॉज आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, दूसरे के कोड को समझने को मिलेगा। लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप नए डेवलपर हैं, नया प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, तो मैं ऑफ कोर्स आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप गिटहब कोपायलट या रिपलिट का गोस्ट राइटर यूज करें। हालांकि जैसा मैंने न्यूज़ में भी कहा कि जो गोस्ट राइटर है उसका प्राइमरी फोकस लैंग्वेज जो है वो पाइथन और जावास्क्रिप्ट है, ना कि सी शार्प है। सो रिपलिट गोस्ट राइटर जो है वो सी शार्प डेवलपर के लिए तो काइंड ऑफ यूजलेस है, बहुत ज़्यादा काम नहीं आने वाला। रही बात कोपायलट की, तो कोपायलट भी पेड सर्विस है और कोपायलट अभी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज में है। बहुत सारे लोग इसको अपोज कर रहे हैं बिकॉज ये ओपन सोर्स कोड को यूज़ कर रहा है। कई लोगों का, मैंने एक वीकली डेवलपर न्यूज़ में बोला भी कि ये ओपन सोर्स के लाइसेंसेस को वायलेट कर रहा है, लोग इसके ऊपर इश्यूज उठा रहे हैं। सो आई डोंट नो इसका क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप एक अच्छे सी शार्प डेवलपर हो तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी करियर पाथ में कहाँ जाओगे? सी शार्प छोड़ करके आप कहाँ जाओगे? क्या आप पाइथन सीखोगे? अगर आप पाइथन सीखोगे तो ऑफकोर्स रिपलिट का गोस्ट राइटर आपके जॉब खा जाएगा। अगर आप कोपायलट को एज ए थ्रेट देख रहे हो तो गोस्ट राइटर भी तो थ्रेट है फॉर पाइथन डेवलपर्स। सो ऐसा कुछ भी नहीं है। दीज आर ऑल कोडिंग असिस्टेंट। ये आपको हेल्प करने के लिए है, आपकी क्वालिटीज या प्रोग्रामिंग स्ट्रेंथ को और बढ़ाएंगे, आपके प्रोडक्टिविटी को और बढ़ाएंगे अगर आप इनको यूज करते हो। लेकिन तभी यूज करो अगर आप एक एक्सपीरियंस प्रोग्रामर हो, या मतलब आप इंटरमीडिएट लेवल पर हो। तो बिगिनिंग लेवल पर अगर आप सीख रहे हो तो एट द टाइम ऑफ लर्निंग डोंट यूज दीज काइंड ऑफ टूल्स। तो योगेश, आपके सवाल का जवाब तो सिंपल ये है कि करियर पाथ चेंज करने की जरूरत नहीं है। अपने करियर पर फोकस करो, अपना पर्सनल ब्रांड बनाओ, नई नई चीजें सीखो डॉटनेट रिलेटेड, बिकॉज डॉटनेट में आप कुछ भी बना सकते हो। जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि डॉटनेट इज वन प्लेटफॉर्म टू बिल्ड एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन। इसी वीडियो पर अगला सवाल रफीकुल हसन का है। वो पूछते हैं, प्लीज गिव मी वन सॉल्यूशन हाउ टू बिल्ड ए बॉट फॉर सबमिटिंग ए बिग फॉर्म HTML C#। यानी कि ये मेरे से सॉल्यूशन मांग रहे हैं एक बॉट बनाने का जो कि एक बड़ा सा HTML C# का कोई फॉर्म जो है वो ऑटोमेटिकली सबमिट कर दे। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं सही तरह से इनके सवाल को ट्रांसलेट भी नहीं कर पाया बिकॉज इनके सवाल में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है कि फॉर्म कैसा सबमिट करेगा, उसमें डेटा कौन एंटर करेगा, डेटा कहां से आएगा, किस तरह का डेटा आएगा। ये जस्ट एक जेनरिक सा क्वेश्चन पूछ लिया है। मैंने आपको इसमें रफीकुल हसन आपके कमेंट का जवाब देने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है टेकी ट्यूजडेज में। अदरवाइज मैं इसको इंक्लूड भी नहीं करता बिकॉज ये जो सोल्यूशन देना है आपको, ये जो सोल्यूशन बताना है, इट इज आउट ऑफ प्रीव्यू ऑफ माय वीडियो क्रिएटिंग कैपेबिलिटीज। बिकॉज मैं जो है वो बॉट फ्रेमवर्क पे बहुत ज़्यादा काम नहीं करता, स्पेशली डॉटनेट के बॉट फ्रेमवर्क पे बहुत ज़्यादा काम नहीं करता। मैंने काफ़ी आई थिंक 2-3 साल पहले जब इनिशियल में आपका माइक्रोसॉफ्ट का बॉट फ्रेमवर्क लॉन्च हुआ था, उस टाइम कुछ POCs किए थे 1-2 क्लाइंट्स के लिए। बट मेजरली जो बॉट फ्रेमवर्क्स का यूज़ जो होता है वो आपके हेल्प डेस्क वगैरह के एप्लीकेशंस में ज़्यादा यूज़ होता है रादर देन योर सबमिटिंग फॉर्म और समथिंग। फॉर्म सबमिशन के लिए जो बॉट्स वगैरह लिखे जाते हैं वो काफ़ी लोग डिफरेंट तरह के टूल्स यूज़ करते हैं या अपना प्रोग्राम लिखते हैं। बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप अपनी रिक्वायरमेंट को थोड़ा और क्लियरली समझें। और मैं डिस्क्रिप्शन में, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको माइक्रोसॉफ्ट बॉट फ्रेमवर्क के जो गिटहब का लिंक है, बिकॉज ये माइक्रोसॉफ्ट का जो बॉट फ्रेमवर्क है इट इज़ ओपन सोर्स, सो इसका जो गिटहब का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसको देख सकते हैं और आप वहाँ जा कर के उस बॉट फ्रेमवर्क को और ज़्यादा समझिए और देखिए कि किस तरीके से आप उसको अपने एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। मैं शायद ही इसके ऊपर कभी कोई वीडियो बनाऊं बिकॉज इस वीडियो का या बॉट फ्रेमवर्क के किसी वीडियो का अभी तक बहुत ज़्यादा डिमांड मेरे पास आया नहीं है। तो ये थे इस हफ्ते के आपके टेक और करियर से जुड़े हुए सवालों के जवाब। यदि आप भी अपने सवाल का जवाब टेकी ट्यूजडेज में देखना चाहते हैं तो आप अपने सवालों को कमेंट सेक्शन में या किसी भी सोशल मीडिया चैनल पर मुझे टैग करके पूछ सकते हैं।
मेरे सभी सोशल मीडिया के हैंडल सेम है, टेकी राठौर। उम्मीद है आपको मेरे जवाब पसंद आए होंगे। यदि आपको मेरे जवाब पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। तो जल्द ही मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।